नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि ज्योग्राफी में आज हम अगला लेक्चर लेकर आए हैं नदियों में गंगा नदी तंत्र। जैसे नदियों में हमने आपको दो तंत्र पढ़ा दिए हैं। भारत की हिमालयी नदियाँ हम पढ़ रहे हैं और दो भागों में भारत की नदियों को बांटा गया, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। एक हिमालयी नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ। हिमालयी नदियाँ वे नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ वे नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भाग अर्थात दक्षिण भारत में प्रवाहित होती हैं, उन्हें हम प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ बोलते हैं। चलिए, जैसा कि गंगा नदी तंत्र आज हम देखते हैं। गंगा नदी तंत्र की बात के बारे में अगर हम बात करें तो गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और सबसे बड़ी जल ग्रहण करने वाली नदी है, अर्थात जल ग्रहण क्षेत्र इसका सबसे ज्यादा है भारत में। क्लियर। दूसरी चीज, अगर इसकी कुल लंबाई देखें, मानचित्र में आप देखिए पहले, ये यहाँ से गंगा नदी मानचित्र में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, प्लस अलग से मैंने बना रखा है ताकि चीजें वहां पर एक जो है पूरी समाहित की जाती है। एक जो है दिखाने की मैं कोशिश करता तो चित्र आपका साफ नहीं होता, इसलिए मैंने आपके लिए एक ये अलग से चित्र बनाया है और प्लस ये आपका भारत के मानचित्र में। अगर आप देखें तो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत इसमें गंगा एक्चुअली में गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर से में दो ग्लेशियर पाए जाते हैं, एक गंगोत्री, दूसरा सतोपत ग्लेशियर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है सतोपत ग्लेशियर, ठीक है। और सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, एक धौली गंगा निकलती है, एक विष्णु गंगा। और धौली गंगा और विष्णु गंगा जाकर विष्णु प्रयाग में मिलती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा जाकर विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और तब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर निर्माण करती है अलकनंदा का। किसका निर्माण करती है? अलकनंदा, अर्थात अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराएं कर रही हैं, एक विष्णु गंगा, दूसरी धौली गंगा। दूसरी चीज, कहाँ मिल रही है दोनों? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग के बाद दोनों की संयुक्त धारा अलकनंदा कहलाती है। फिर उसके बाद विष्णु प्रयाग के बाद पिंडार नदी आकर अलकनंदा मिलती है और अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में आकर यहाँ पर मिलती है। मैंने विष्णु प्रयाग लिख दिया था, तो कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है। उसके आगे अब नदी अलकनंदा के नाम से ही जानी जाएगी। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में एक नदी आकर मिलती है मंदाकिनी को काली गंगा भी बोलते हैं। जान लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है इनमें से काली गंगा किस नदी को बोलते हैं, तो मंदाकिनी को काली नदी भी बोलते हैं। और मंदाकिनी आकर मिलती है अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में आकर भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है, इनकी संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? इनकी संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। गंगा का निर्माण कैसे हुआ? आगे गंगा नदी एक्चुअली में भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? 5, जो कि मैंने ये पूरी जो कहानी है ये मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल मैंने लिख रखे। एक राज्य, ये जो पूरी कहानी है हरिद्वार तक, ये उत्तराखंड की है। अर्थात ये जो सारी प्रक्रिया नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से निकल रही है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नदियां आकर अलकनंदा मिल रही हैं, देवप्रयाग तक तो पूरा यही है। देवप्रयाग से स्पेशली गंगा का निर्माण होता है। और हरिद्वार वो स्थान है जहाँ से नदी पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, अर्थात यहाँ तक पूरा वो पर्वतों पहाड़ों पर ही प्रवाहित हो रही है। और हरिद्वार पहला जिला है या पहला स्थान है जहाँ पर गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद उत्तराखंड के बाद अगला जिला पड़ता है आपका यूपी। एक्चुअली में यूपी में सबसे पहले जिस जिले में प्रवेश करती है गंगा नदी, वो जिला है बिजनौर जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उसके बाद ये गाजीपुर से एग्जिट कर देती है, अर्थात वहां से निकल लेती है। उसके बाद बिहार में छपरा जिले से प्रवेश करती है। उसके बाद भागलपुर से झारखंड में प्रवेश करती है। भागलपुर गाजीपुर से बिहार में प्रवेश कर रही है और भागलपुर जो कि बिहार का ही जिला है, भागलपुर से एग्जिट अर्थात वहां से निकल रही है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है
और पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक बैराज है, फरक्का नामक बांध जिसको बोलते हैं। उस बांध के समीप से इसकी एक धारा इससे अलग हो जाती है जिसको हुगली के नाम से जानते हैं। उसके बाद फरक्का के बाद ही भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। आगे ये 5 राज्य हैं जहाँ पर जैसे कि गंगा की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। इस 25-25 किलोमीटर का जो डिवाइडेशन मैंने जो राज्यों में किया गया, अर्थात किस राज्य में कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इन 5 राज्यों में, ये 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य मैंने लिख रखे हैं। इन 5 राज्यों की अगर बात करें, सर्वाधिक लंबाई इसका गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे कम लंबाई झारखंड में है। देखिए उत्तराखंड में गंगा की कुल लंबाई 310 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में गंगा की कुल लंबाई 1140 किलोमीटर है, बिहार में 455 किलोमीटर है, झारखंड में 40 किलोमीटर, मात्र 40 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है गंगा नदी। इतनी बात समझ में आ गई पूरी। गंगा नदी का उद्गम और अपना मुहाना कहाँ बना रही है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी 5 राज्यों में प्रवाहित होती है, 5 राज्यों में कितने कितने किलोमीटर है उसकी लंबाई, ये सारी चीजें क्लियर। उसके बाद अब आइए गंगा नदी में आगे चलते हैं। गंगा नदी के दाएं तट और बाएं तट पर आकर इसमें कुछ नदियां मिलती हैं। उन नदियों में अगर देखा जाए तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। कौन सी है? यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि गंगा के अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियों में और गंगा के दाएं तट पर आकर मिलने वाली एकमात्र पर्वतीय हिमालय नदी है यमुना, जो कि सबसे लंबी नदी भी इसकी सहायक है। अर्थात जितनी भी नदियां इसके हिमालय पर ये पर्वतों से निकल रही हैं, वे सारी गंगा के बाएं तट पर आकर मिल रही हैं। लेकिन यमुना हिमालय से निकल रही है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, लेकिन वो आकर गंगा के दाएं तट पर मिल रही है। यमुना नदी एक्चुअली में, यमुना जो है वो उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है यमुना नदी। ठीक है, यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे चंबल, बेतवा, केन, काली सिंधी, हिंडन। काली सिंधी या सिंधी बोल देते हैं। तो ये जो चंबल, बेतवा, केन, काली सिंधी और हिंडन, ये जो गंगा, ये सब सहायक नदियां हैं, ये गंगा की सह सहायक नदियां हैं। सह सहायक नदियां अर्थात यमुना तो सहायक नदी है जो कि गंगा से आकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर मिलती है, संगम जिसको बोलते हैं। लेकिन ये सारी नदियां चंबल, बेतवा, केन, काली सिंधी, हिंडन, ये क्रम भी पूछा जाता है आपसे उत्तर से दक्षिण में यमुना की सहायक नदियां का क्रम बताइए, तो ये क्रम है। और चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये सह सहायक नदियां, क्योंकि ये सहायक है और सहायक के जो सहायक होता है वो सह सहायक हो जाता है। तो उसके बाद अगर देखें तो टोंस और सोन, सोन जो है ये जितनी भी नदियां हैं गंगा की, यमुना गंगा की सहायक नदी जो उसकी दाएं तट पर मिल रही यमुना, उसकी सबसे लंबी नदी है। ये उत्तर भारत अर्थात हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी जो उसके दाएं तट पर मिल रही। बाकी ये सारी नदियां जो हैं भारत के प्रायद्वीपीय भारत से प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये सारी, चंबल, बेतवा, केन, क्योंकि मालवा के पठार से निकल रही हैं। उसी प्रकार सोन नदी, सोन जो है मैकाल पहाड़ के अमरकंटक चोटी से निकलते हुए उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में पटना में आकर मिल जाती है। ये फिर आगे चलते हैं, ये जो नदी जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश की, ब्लैक कलर की जो उत्तर से दक्षिण से में आ रही हुगली है, और ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी दंडकारण्य पठार को 2 भागों में बांटते हुए आती है और हुगली में मिल जाती है, अर्थात हुगली के माध्यम से अपना जल ये बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती है। उसके बाद अगर चलें गंगा के बाएं तट पर आकर मिलने वाली रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये 3 नदियां उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, उसमें से गंडक और कोसी बिहार में प्रवाहित होती है। महानदी गंगा के सबसे पूर्वी नदी है, इसमें मिलने वाली। कोसी के बारे में अगर बात करें, कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं, नेपाल से निकलती है और इसको बिहार का शोक बोलते हैं। बिहार का शोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोमती कोसी नदी जो है वो एक्चुअली अपने साथ बहुत ज्यादा मुहाना लेकर चल देती है, अवसाद
तो जैसे ही बिहार के क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र पहुंचती है तो इसका अवसाद ही अर्थात इसका जो मलबा है वही इसका मार्ग का अवरुद्ध बन जाता है, जिसकी वजह से कोसी नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो इधर उधर भटक जाती है। तो रात में जैसे लोग सो रहे हैं तो सोते वक्त जब सुबह उठे तो उनकी माँ ने कहा बेटा नहा लो, पानी तुम्हारे चारपाई के नीचे बह रहा है। या सुबह उठे तो उनकी चप्पल गायब है चारपाई के पास। रीजन क्योंकि चप्पलें उनके पानी से बह गई। इसलिए काशी और बिहार अब तो काफी सारे ऐसे बंधक वगैरह बांध वगैरह बन गए, नहरें वहरें निकाल दी गई, जिसकी वजह से अब उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता कोसी से। लेकिन आज भी बिहार, लेकिन जब भी क्वेश्चन आपका बने बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी कहते हैं। वैसे दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं। किसको? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक थी। लेकिन अब इसमें कई सारी परियोजनाएं इसमें बांध बन गए हैं, जिसकी वजह से अभी पश्चिम बंगाल में बाढ़ नहीं आती। लेकिन असम का शोक ब्रह्मपुत्र को बोलते थे और आज भी बोलते हैं। तो ये कुछ जानते रहिए। कोसी को बिहार का शोक, दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक और ब्रह्मपुत्र को असम का शोक बोलते हैं। बात अगर गोमती नदी करें, गोमती नदी एकमात्र नदी है जो कि इस हिमालय से गंगा के बाएं तट पर आकर मिलने वाली हिमालयी नदियों में एकमात्र नदी जो हिमालय से नहीं निकलती है। रीजन ये है कि ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के पीलीभीत नामक जिले के फुलहर झील से निकलती है और फुलहर झील से निकलते हुए यह गंगा नदी में मिल जाती है, अर्थात गंगा नदी में अपना जल छोड़ देती है। तो गोमती कहाँ निकलती है? तराई के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। गोमती नदी के तट पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आपका जौनपुर, ये कुछ प्रमुख शहर आपके गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। बात अगर गंडक नदी की करें तो गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी भी बोलते हैं। क्या? शालिग्राम और नारायणी गंडक नदी को बोलते हैं। बाकी रामगंगा है, ये रही। फिर उसके बाद गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जैसे ही गंगा प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र आकर बांग्लादेश में इसको मिलती है, जिसको जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर मणिपुर से एक नदी आकर मिलती है जिसको मेघना या बराक के नाम से जानते हैं। और पद्मा और मेघना जब मिलते हैं इनको बराक या मेघना के नाम से जानते हैं। और गंगा का जल अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में मेघना के रूप से पहुंचता है। दूसरी चीज, यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी की संयुक्त धारा मिलकर एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। सुंदरवन डेल्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर सुंदरी नामक वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। इस सुंदरी नामक वृक्षों की बहुलता के कारण इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा बोल देते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार बांग्लादेश है, लेकिन भारत में राज्यों में पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में है। दूसरी चीज, यहीं पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन, मैंग्रोव वन किसे कहते हैं? खारे जल में जो पेड़ उगते हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव वन मतलब इनकी जड़ें वड़े बहुत मजबूत होती हैं। लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है कि जो वन होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं, ये जब इनकी जड़ें जमीन में नीचे जाती हैं तो नीचे ये ऊपर ये पूरा एरिया जलमग्न होता है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी क्या होती है? मुलायम होती है। और नीचे मिट्टी कठोर होती है। कठोर होने के कारण इनकी जड़ें नीचे ज्यादा न जाकर ऊपर निकल आती हैं, अर्थात ये फिर से धरातल को मुड़कर निकल आती हैं। इसलिए मैंग्रोव वनों में इनकी जो जड़ें हैं ये खुत्तीनुमा ऊपर निकल आती हैं। तो मैंग्रोव वनों में नीचे धरातल पर चलना आसान काम नहीं होता है। लेकिन मैंग्रोव वन काफी फायदेमंद होते हैं। रीजन जब भी तूफान आते हैं तो इनसे तटों की काफी रक्षा होती है मैंग्रोव वनों की। मैंग्रोव वनों की बात की जाए तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन आपके पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए इन प्रमुख राज्यों में मैंग्रोव वनों का विस्तार पाया जाता है। लेकिन सर्वाधिक मैंग्रोव वन आपके पश्चिम बंगाल में। अंडमान निकोबार केंद्र शासित राज्यों में अंडमान निकोबार में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बात अगर महानदी करें तो महानदी का उद्गम जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग नामक स्थान से होता है। और दार्जिलिंग जो है चाय उत्पादन के लिए काफी फेमस स्थान है। और दार्जिलिंग कई बार पूछ लेता है दार्जिलिंग का विस्तार या दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है, तो दार्जिलिंग ज्यादातर लोग सिक्किम लगा देते हैं, लेकिन दार्जिलिंग का विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में। और दार्जिलिंग किस राज्य का हिस्सा है? पश्चिम बंगाल का। तो ये कुछ रही जानकारी गंगा नदी से संबंधित, और उम्मीद करते हैं इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन जो प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं उतना मैंने आपको कंटेंट दे दिया है। तो प्लीज आप लोग विधिवत इस लेक्चर को देखिए, बड़े आराम से देखिएगा। लेक्चर बहुत छोटा है और
आप लोग इस पे जो भी नोट्स बना रहे हैं आराम से बनाते रहिए, पॉज करते, और कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो प्लीज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।